सो दिस इज द आई थिंक पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा अपना इस वीडियो का, पॉलिटिकल क्या नाम, फंडामेंटल राइट्स का। और आज हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? हु इज एन अक्यूज्ड? मतलब जो कि जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हाँ, ये बात क्लियर कर दो। अक्यूज का मतलब होता है कन्विक्टेड नहीं होता वो, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस। कन्विक्ट वो होता है जिसका जो क्राइम है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन जिसका क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है वो अक्यूज्ड है, ठीक है। तो अक्यूज्ड इज एक्चुअली नॉट अ क्रिमिनल। अंडरस्टूड? तो ये बात क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपको किसी ने अक्यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल हो गए, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस द कोर्ट डिक्लेयर्स यू अ क्रिमिनल, यू आर ओनली एन अक्यूज्ड, ओके। So our constitution ensures that person accused of various offences would also get sufficient protection. We often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. ये हम लोग के ना एक तो बहुत बड़ा फॉल्ट है कि मान लो कि तुम्हारी बिल्डिंग में किसी को पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। है। तो तुम लोग को लगने लगता है बस पुलिस पकड़ के ले गई तो ये क्रिमिनल हो गया। ये गलत है। पुलिस तुमको माने ऑन सस्पिशन के उस पर भी पकड़ सकती है। बट पुलिस पकड़ के ले जाने का मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी हो गए, ठीक है। गिल्टी विल बी प्रूव्ड इन द कोर्ट, ओके। सो हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड बी एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जब पूरा एकदम मौका मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड कराने का, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी को अक्यूज मान लेते हैं, अक्यूज को ही हम लोग कन्विक्ट मान लेते हैं, और फिर हम लोग उन लोग के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते। ये गलत है, ठीक है। To ensure a fair trial in court, the Constitution has provided 3 rights. हमारे पास 3 rights, ठीक है। हर अक्यूज के पास 3 rights है। क्या क्या? नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्या समझे बात को? एक एक गलती के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, एक गलती के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट, ठीक है। बैक डेट का नो लॉ कैन सेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। बैक डेट का मतलब समझ कर लो मतलब कोई चीज जो था वो पुराने जमाने में क्राइम था, ठीक है, अभी नहीं है। तो अगर आप वो काम अभी करते हैं जो कि पुराने जमाने क्राइम है तो आपको उसकी सजा नहीं मिल सकती। जो चला गया वो चला गया, ठीक है। एनीथिंग नहीं, विच ऐसा वॉज, कोई है क्या जो पुराने जमाने में क्राइम कभी नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ बहुत सारा चीज है। जैसे सेम सेक्स का मैरिज जो है, ठीक है, दैट वाज अ क्राइम इन इंडिया अर्लियर, नॉट नाउ। अंडरस्टूड? सो आप बैक डेट में नहीं कर सकते, ठीक है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। माने को आप आपसे सृजन को ये नहीं बोला जाएगा सृजन तुम खुद बताओ कि तुमने किया है कि नहीं किया है ना। नो बडी कैन फोर्स यू टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एक तो बहुत बड़ा बात है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है? किसी का वीक पोजीशन को मिस यूज करना, है ना। माने देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा डाउन होता है या जिनका सिचुएशन थोड़ा सा वीक है, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। इन अ कंट्री देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, दे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉइटेशन बाय their फेलो ह्यूमन बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम तो जानता है ना, देयर इज अ रूल ऑफ जंगल एवरीवेयर। हर जगह ही होता है। जो आदमी किसी को कमजोर मिलता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता है, ठीक है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन अ कंट्री हैज बीन बेगर और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। हम लोग क्या करते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा गरीब दिखता है तो उसको हम लोग और बोलते हैं तू और काम कर हमारे लिए, और उसको पेमेंट नहीं देते। और सामने वाला सोचता है यार कुछ तो मिल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ही इज अ बैग, बोलते हैं ना बैगर कैन नॉट बी अ चूजर, ठीक है। तो उसके पास कुछ नहीं है खाने को, तो तुम उसको मिलना चाहिए 1,000 रुपया एक दिन का, पर तुम उसको 300 में 400 में काम करवा लेते हो या 100 में काम करवा लेते हो। और अगला सोचता है यार कुछ मिल जाएगा तो रोटी मिल जाएगा रात को। तो आप किसी का वीक पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings and using them as slaves, ठीक है। ये भी होता है। तुम देखोगे बहुत सारे गरीब लोग ऐसे सुनते हैं ना कि अपने बच्चों को बेच देते हैं वो लोग, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम लोगों ने सुना ही है, तो अभी ये भी सब होता हाँ बहुत ही सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोथ ऑफ दिस आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Forced labor was imposed by landlords, moneylenders, and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in the country, especially in brick kiln work. माने जहां पर ये इसका भट्टा होता है ना, पत्थर का भट्टा, वहां पर अभी भी इस तरह का काम होता है, ठीक है। इट हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम, इट इज पनिशेबल। तो आप किसी का वीक पोजीशन का फायदा उठा के उससे आप काम नहीं करवा सकते। समझ में आ रहा बात को? ऐसा अगर आप काम कराओगे तो ये अगेंस्ट द लॉ है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फोरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चा 14 साल या उससे कम उम्र का है, ठीक है, उसको आप डेंजरस जॉब में बिल्कुल नहीं रख सकते, जैसे फैक्ट्री में या माइंस में, ठीक है। विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, द राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन। ये देखो दो बात है, एक तो चाइल्ड लेबर को हम लोगों ने इलीगल कर दिया, ठीक है, ये भी हमारा, देखो दो राइट्स है यहाँ पे, एक तो क्या राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, तो आप 14 ईयर से छोटा बच्चा से काम नहीं करा सकते, दैट इज राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और दूसरा हम उसको फंडामेंटल राइट दे रहे हैं टू एजुकेशन, ठीक है। तो हर 14 साल से जो 14 साल का बच्चा है या उससे छोटा है, ही हैज अ राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल। अब दोनों काम हो गया, आप बच्चे से काम नहीं करा सकते और आपको उसको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये दो फंडामेंटल राइट्स बच्चा लोग का पोजीशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। समझ में आया बात को? चलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है हमारे यहाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन एंजॉयज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, ठीक है। आप जो भी रिलीजन चाहे आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, नोबडी कैन फोर्स यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। Historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their country to enjoy the freedom, right to freedom of religion। ऐसा बहुत सारे राजा हुए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था ना, जो राजा का रिलीजन होता था ना, वही सारा कंट्रीमैन का रिलीजन होता था, ठीक है। लोग उनसे डरते भी थे, ठीक है, और उनको उनको खुश भी करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर इंसान को ये राइट है कि वो जो रिलीजन फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। पर्सन फॉलोइंग अ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ रूलर वे आइदर प्रोसिक्यूटेड or forced to convert to the official religion of the rulers. Therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's own choice as one of its basic principles। तो हमारे इंडिया ने पूरा क्लियर बोल दिया भाई कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, आपको जो रिलीजन चूज करना चाहिए, यू कैन बी बोर्न इन वन रिलीजन बट यू कैन एक्सेप्ट अनदर रिलीजन, ये भी हमारे यहाँ है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस रिलीजन में बोर्न हुए आपको वही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, in India everyone is free to choose a religion and practice that religion. Freedom of religion also includes the freedom of conscience. This means that a person may choose any religions or may choose not to follow any religion। समझ में आ गया? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। प्रोपोगेट मतलब आप अपना रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। The government can impose restriction on practice of freedom of religion in order to protect public order, morality, and health। दिस मीन्स दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। यहाँ पर देखो, बहुत ही छोटा सा वर्ड पे बहुत सारी बात बोली है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल तुम देखा होगा कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत जन टेम्पल में या मॉस्क में या चर्च में जब गैदर हो रहे थे, तो कोर्ट ने बोला आप गैदर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग को पब्लिक ऑर्डर हम लोग का खराब हो सकता था, बहुत सारे लोग क्या नाम है उससे अफेक्टेड हो सकते, तो वहां पे हम लोग को एक तो फंडा माने वहां पे कर्व किया गया था, ठीक है। हेल्थ का भी जब बात कर रहे हैं तो तुमको पता है बहुत सारा ऐसा हम लोग के पास ऐसा ऐसा हम लोग के कल्चर में था, जहाँ पे जैसे सती वती जो था ये सब, तो हम किसी को भी ऐसा नहीं कर सकते। जैसे जैनी लोग में भी एक होता है कि क्या नाम है, हम लोग के जो गुरु हैं वो खाना पीना सब त्याग देते हैं, ठीक है, और हिदे मतलब एक तरह से 56-57 डेज तक वो लोग कुछ खाते नहीं है, तो इट इज काइंड ऑफ सुसाइडल। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट स्टांस लेने का कोशिश कर रहा है कि आप ऐसे किसी को नहीं कर सकते, कि आप स्टाफ करके किसी को डेथ नहीं करा सकते, बट इट इज अ इंडिविजुअल चॉइस, इसकी इट इज डिबेटेबल, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट देख रहा है। तो किसी का हेल्थ या मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर का कोई बात होगा तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन लिमिटेशन टू दैट राइट्स, ओके। बाइगामी का मतलब एक बार मुझे फिर से। क्या बाइगामी। क्या बोला? बाइगामी बाइगामी BIGAMY बाइगामी। हाँ, तो बाइगैमी इज अ वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है बताइए? सर मुझे याद नहीं आ रहा मतलब। पॉलीगैमी का मतलब होता है व्हेन यू हैव क्या, मोर देन वन वाइफ, यू कैन ना, है ना। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, अगर हर एक आदमी है जो दो जो जन से शादी करता है ना उसको पॉलीगैमी, ठीक है। और बायगैमी का मतलब होता है कि द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन व्हाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन, माने आपने आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप फिर से उस औरत को बिना डिवोर्स दिए आप दूसरे से शादी कर रहे हैं, मैन वाइसी वर्सा, ठीक है। माने व्हेन यू आर मैरिड टू सम पर्सन, तो यू कैन ओनली मैरी अनदर पर्सन इफ यू डिवोर्स दैट पर्सन, ठीक है। यू कैन नॉट बी मैरिड टू टू पर्सन एट द सेम टाइम, दैट इज बाइगैमी, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? चलो,
कहाँ पहुंचे हम लोग? तुम हमको पूरा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कहाँ थे हम लोग? Such restrictions cannot be opposed in the name of interference. This means that the freedom of religion is not an unlimited right. The government can interfere in religious matter for rooting a certain social evils. For example, in the past, the government has taken steps banning practice like sati, bigamy, or human sacrifice. तुमको पता है बहुत सारे तांत्रिक वांत्रिक लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि आप इसको मार दीजिए तो आपका अच्छा होने लगेगा, आप अपने बच्चे का बलि दे दीजिए माता को तो अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग अलग अलग हर जगह में हर रिलीजन में सैक्रिफाइस करा दो, इसको दे दो, उसको मार दो, है ना, इसको काट दो तो अच्छा रहेगा, ये सब चीज बहुत चलता रहता है ना। तो ये सबको कोर्ट रोक देता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को हर्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको? The limitation of the right to freedom or religion always produce tension between followers of various religion and the government. When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that it is the interference in their religion. Now, religion को लेकर तुमको पता ही है इंडिया में बड़ा झमेला चलता है। आप अगर रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलेंगे लोग गेट्स इमोशनल, when there is nothing to be emotional about religion, है ना। I don't know why people become so emotional relating to religion. देखो मेरे हिसाब से ना, your religion and your relationship with God is a very one to one relation, ठीक है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वन टू वन रिलेशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टैंड? माने आपका आपके भगवान के संग या आपके अल्लाह के संग या आपके जीसस के संग या आपके गुरु के संग क्या रिलेशन है, दैट इज वन टू वन ना। आप आपका फेथ और आपका बिलीव कोई और नहीं ले सकता। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? हाउ मच यू ट्रस्ट योर गॉड या योर फेथ, दैट इज वन टू वन रिलेशन। इसमें मैनी टू वन तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। नो बडी कैन स्नैच द बिलीव विच यू हैव। अंडरस्टूड? एंड दिस बिलीव इज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये बिलीव आपका पूरा लाइफ टाइम में बनता है, ठीक है। जब आप छोटे होते हैं ना, छोटे में जब आप एक क्रिकेट मैच खेलते हो तभी होता है आपका एक बिलीव होता है ना, हे भगवान जिता देना। जब आप एग्जाम देते हो, हे भगवान जिता देना। फिर जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो ना, आपका जो बिलीव है गॉड के ऊपर में वो बढ़ता जाता है। तो नो बडी नीड्स टू टेल यू कि आपको कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इट इज वन टू वन एक्टिविटी, इजंट इट? इट इज वेरी पर्सनल, मेरे हिसाब से तो बहुत पर्सनल है। इसमें किसी का दखल अंदाजी चलेगा ही नहीं। वॉट एवर यू बिलीव एंड वॉट एवर फेथ यू हैव, इट इज योर फेथ, है ना। बहुत सारे जन होते हैं ना, जैसे उनको एक पेन के ऊपर बहुत फेथ होता है ना। जैसे तुम देख लो, बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनका लकी पेन होता है कि भैया मेरे को ये पेन है, ये मेरा फेथ है, ठीक है। बहुत सारे क्रिकेटर्स होते मेरा हैं भी उनका, एकदम है। हाँ मेरा भी एकदम था, मतलब जब क्रिकेट खेलता था ना, लकी बैट है। हाँ। तो ये सबके संग होता है, ठीक है। और भगवान भी ना, आपका जो भी है वो जो आपका बिलीफ है ना, इट इज वन टू वन बिलीफ होता है वो। आई मीन हाउ, आई डोंट नो हाउ एनीबडी कैन टेल मी कि तुम ये बिलीव करो, वो बिलीव करो, इसको बिलीव करो, उसको बिलीव करो, दैट नोबडी कैन टेल। अंडरस्टूड? लेकिन छोटा जी, हमारे आप अपना हमारे यहाँ कहते फ्रीडम को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, फ्रीडम को फ्रीडम ऑफ लेके कि रिलीजन रिलीजन को बिकम्स लेके? क्या? फ्रीडम को लेके इमोशनल रहते हैं कि रिलीजन को लेके? रिलीजन को लेकर बोल रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई रिलीजन को लेकर इतने इमोशनल हो जाते हैं लोग। व्हाट हैपेंड टू यू? तुम्हारा वीडियो चला गया? हाँ सर, ये Freedom of religion becomes a matter of political controversy for yet another reason. The Constitution has guaranteed the right to propagate one's religion. This includes persuading people to convert from one religion to another. However, some people resent conversion on the ground that these are based on intimidation or inducement. The Constitution does not follow forcible conversion. It only gives us a right to spread information about a religion and thus attract others to it. ठीक है? तो यहाँ पर प्रोपोगेशन का मतलब ये हो गया कि आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और को आपका रिलीजन अच्छा लगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ रिलीजन। समझ में आ रहा बात को? चलो, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। Being a country which is home to several religions, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. Negatively, it means that government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. You don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. ये बहुत अच्छी बात है और पूरे वर्ल्ड को इससे एग्जांपल लेना चाहिए कि हमने इस चीज को इतना सारा, हमारे यहाँ रिलीजन है, हमारे यहाँ इतने सारे भाषा हैं, इतने डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज, येट हम लोग ने इसको बहुत ही क्लियरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रिलीजन के हैं, टू बी एनीवेयर इन इंडिया यू कैन बी एट द टॉप पोस्ट। तुम देख लो हम लोग की प्रेसिडेंट कहाँ से आ रही है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक टाइम तो ऐसा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर वाज अ सरदार ना, पंजाबी थे। हमारे क्या नाम है, जो प्रेसिडेंट थे ही वाज अ मुस्लिम। हमारा जो क्या नाम है, माने सब हमारे जो माने हर पार्टी के, जैसे सोनिया गांधी वाज अ क्रिश्चियन, माने जो अलग अलग सब थे, माने सभी ऑल ऑल रिलीजन के लोग एक ही टाइम पर पोस्ट पे थे, ठीक है। आई फॉरगॉट कि किस किस का था, बट ऑल द फोर मेजर रिलीजन वेर एट अ फोर मेजर हेल्प ऑफ इंडिया। तो दिस इज ओनली द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया, ठीक है। So we have also seen that under the right to equality, there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. The institution run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion. The objective of this provision is to sustain and nurture the principle of secularism. तो हमारे यहाँ we are secular in a true sense. वर्ल्ड को सीखना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होता है इंडिया से, वर्ल्ड को सीखना चाहिए सेक्युलरिज्म क्या होता है इंडिया से, वर्ल्ड को सीखना चाहिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होता है इंडिया से। इंडियन डजंट नीड टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड, माने इंडिया डजंट नीड टू लर्न सो मच फ्रॉम द वर्ल्ड, बट द वर्ल्ड हैज टू, वर्ल्ड नीड्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इंडिया, अंडरस्टूड। एंड वी शुड बी वेरी प्राउड दैट वी आर इन इंडिया। और हम लोग ने किस तरह से अपना देश चलाया है ना, ये एक पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। When we talk of the Indian society, the image of diversity comes from our minds. India is not made up of monolithic society. Monolithic माने single, ना single हम लोग का कोई society नहीं है, ठीक है। We are a society that has a vast diversity. In such a society that is full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other group. If a group is in minority, will it have to adopt the culture of the majority? एक बहुत बड़ा question है. I think India is the only country जहां पे माइनॉरिटीज लोग बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ठीक है। मैं बड़ा आयरॉनिकली बोलता हूँ, बहुत सारे दुनिया के लोग हम लोग को लेक्चर देते हैं, पर उनको खुद चेक करना चाहिए कि उनका माइनॉरिटी का जो रेशियो है वो एवरी ईयर डिक्लाइन में है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे माइनॉरिटी का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर रहा है, अंडरस्टूड, है ना। तो बोलने से पहले यू शुड चेक योर फैक्ट्स राइट एंड देन टेल, ठीक है। तो हम लोग को पता है, हमारे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनॉरिटी से हो कि मेजोरिटी से हो। हमारे यहाँ जो फर्क पड़ता है वो आपका क्वालिटी है, ठीक है। इफ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव क्वालिटी, यू कैन रीच वेर एवर यू वॉन्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, है कि नहीं। आर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। मल्टी रिलीजन होना ही हमारी स्ट्रेंथ है एक तरह से, ठीक है। ये भी हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, इट्स नॉट आवर वीकनेस, इट्स अ स्ट्रेंथ इन इंडिया। Therefore, one of the fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture. The minority status is not dependent only, excuse me, upon religion. Linguistic and cultural minorities are also included in this provision. Minorities are groups that have common language or religion and in particular part of the country or in the country as a whole. They are outnumbered by some social, other social section. For example, जैन देख लो, ठीक है। इंडिया में जो जैन है, अगर हम उनका परसेंटेज देखेंगे तो जैन, जैसे मैं खुद भी जैन हूँ, वी आर माइनॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है। पर अगर तुम देखेगा सक्सेस रेट का देखेगा तो द सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया आर जैन, है ना। वन ऑफ द वेरी क्या नाम है, अगर देखा जाएगा तो फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी ग्रुप जैन है। तो अगर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हमारे यहाँ पे ये सब झमेला होता माइनॉरिटी वाला, तो फिर जैन लोग अमीर कैसे हो गए, ठीक है। जैन लोग अमीर हो गए बिकॉज दे वर हार्ड वर्किंग, ठीक है। उनके पास दिमाग था, उनके बच्चे ने पढ़ाई की, एजुकेशन लिया, ठीक है, और वो आज वन ऑफ द रिचेस्ट है, जबकि वो माइनॉरिटी में है, अंडरस्टूड। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी है तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं। इफ यू हैव टैलेंट, ठीक है, इफ यू आर लाइक, इफ यू हैव द विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, यू कैन डू वॉट एवर। इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। नो अदर कंट्री, इट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडिया। हम लोग को प्रमोट करना चाहिए चीज, ठीक है। Such communities have a culture, language, and a script of their own and have the right to conserve and develop this. All minority, religious or linguistic can set up their own educational institution. By doing so, they can preserve and develop their own culture. The government will not, while granting aid to education institution, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community. किसी को भी ये सब चीज के लिए वो लोग आउटकास्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रासाइज नहीं करेंगे, और ना ही किसी को अनड्यू एडवांटेज देंगे, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज अनदर राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वेरी इंटरेस्टिंग राइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स आपको लगता है किसी तरह से कर्व किया जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी राइट है। One would agree that a constitution contains a very impressive list of fundamental rights, but barely writing down our rights is not enough. माने fundamental rights तो है,
लेकिन खाली लिखने से होगा, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा, और आपके पास पावर होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट कराने का, ठीक है। देयर हैज टू बी अ वे through which they could be realized in practice and defended against any attack on these rights. Right to constitutional remedies is the means through which this is to be achieved. Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as the heart and soul of the Constitution. It is so because this right gives a citizen the right to approach a High Court or Supreme Court to any of the fundamental rights restored in case of their violation. माने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स कैन इशू ऑर्डर्स एंड गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। हम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा था, रिट्स पढ़ा था हम लोग ने ना, habeas corpus, mandamus, prohibitions, ठीक है। The court can issue special orders known as writs, ठीक है। तो habeas corpus एक रिट है, तुमको मालूम इसका मतलब होता है you can have the body. A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory. तो habeas बेल corpus, करवाना, हाँ क्या बोल रहा है? बेल करवाना, बेल बेल। बेल करवाना, करेक्ट। हेबियस कॉर्पस बेसिकली मतलब बेल होना, ठीक है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने किसी को इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो वो आपको एक रिट पास करेगा कि इसको इमीडिएटली छोड़ दो। उसका मतलब होता है यू कैन हैव द बॉडी, ठीक है। चलो, मैंडमस, द रिट इज इशूड when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringement on the right of an individual. मैंडेमस का मतलब होता है सपोज करो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो केस फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, या अपना जो उसको ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, तो एक तो रिट फाइल हो सकता है उसके अगेंस्ट में कि आप अपना काम ढंग से कीजिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैंडेमस। प्रोहिबिशन, द रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड हिज ज्यूरिडिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है रोकना, ठीक है। कभी कभी होता है कि हाई कोर्ट कोई ऐसा केस टेक ओवर कर लेता है जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, तो जो सुपीरियर कोर्ट उसको बोलता है भाई साहब ये आपका ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप क्या ये है नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन, माने अ सीनियर अथॉरिटी एक्चुअली प्रोहिबिटिंग अ जूनियर अथॉरिटी, ठीक है। Quo warranto, if a court finds that a person is holding office but is not entitled to hold that office, it issues a writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिनिस्टर है जो एक्चुअली इलेक्शन खत्म हो गया है, या फिर वो फिर भी एक पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में क्यू वारंट हो जाएगा कि आप ये पोजीशन क्यों होल्ड किए हुए हो, ठीक है। फिर है हम लोग का सर्टी और अंडर दिस रिट the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आप ये जो मैटर है इसको इसके बारे में हमको बताइए और ये दो हायर अथॉरिटी के पास भेज दीजिए। तो दीज आर सम ऑफ द रिट्स, ठीक है, जो हम लोग के पास में है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर ओनली नॉट राइट्स इन द बुक्स, इट कैन एक्चुअली बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। Apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in the later years for the protection of rights. You may have heard about National Commission of Minorities, National Commission of Women, National Commission on Scheduled Castes, etc. These institutions protect the right of women, minorities, or Dalits. Besides, the National Human Rights of Commission has also been established by law to protect the fundamental and other kinds of rights. माने कोर्ट ने बहुत सारी बॉडीज बना के रखी है जहां पे आप ना केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर। ओके, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है। चैप्टर जो जो यहाँ पर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सृजन, ठीक है, वी विल डू, ठीक है, ओके चलो। ज्योग्राफी क्लास एट 9 o'clock।